बरसती तेज बारिश के बास और सस्सी की हालत को देखकर उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। ऐसी गंभीर सूरत हाल में भी आतिश बलूच ने अपने बिखरते हवासों को मुजतमा किया। बस फिर वो अपनी बदहवासी पे काबू पाए उसे अपनी जीप में लेकर शहर के अस्पताल की तरफ निकल गया। अगर गांव के किसी आम से कलंक लेकर जाता तो ये खबर गांव में जंगल में आग की तरह फैल जाती। बेशक वो अपना सब कुछ गंवा चुकी थी, मगर गांव वालों के सामने वो उसे नज़रें झुकाए नहीं देख सकता था। तभी उसने ये फैसला लिया। वो यारम बलूच के दोनों दोस्तों डॉक्टर वहाज और डॉक्टर ज़ारा के नए अस्पताल में ले आया। डॉक्टर ज़ारा प्लीज़ वापस आएं और उसका ट्रीटमेंट करें जल्दी। आतिश बलूच ने सस्सी के शाल में लिपटे हुए वजूद को बानहों में भर रखा था। डॉक्टर ज़ारा जो ड्यूटी ख़त्म किए घर को रवाना हो रही थीं, आतिश बलूच की आवाज़ सुनकर ठटकें। तुम डॉक्टर यारम के भाई हो ना? उन्होंने आतिश बलूच के चेहरे पे नज़र डालकर उसका जायज़ा लिया तो उनकी आंखों में शनासाई के रंग उतरे। जी मैं इन्हीं का भाई हूँ। अच्छा आइए मेरे साथ अंदर। वो उनकी तकलीद में तेज़ रफ्तार कदम उठाते हुए बढ़ा। उन्हें स्ट्रेचर पे डाल दें। वो अपने पेशा वराना अंदाज में बोलें, आप इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलें और आप ऑपरेशन की तैयारी करें। इसने ड्यूटी पे मौजूद नर्स और वार्ड बॉय से कहा। वो इसे अंदर ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर ज़ारा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। आतिश, ये तो पुलिस केस है, विक्टिम के साथ ज्यादती की गई है। डॉक्टर ज़ारा आपके पास लाने का मकसद यही था कि बात पुलिस तक न पहुँचे। प्लीज़ आप इसका इलाज शुरू करें। डॉक्टर ज़ारा लब भींचकर वापस चली गईं। अब अंदर इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जबकि बाहर कॉरिडोर में इधर इधर टहलते हुए वो खुद से बेनियाज बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन साथ ही इसके जहन में यही बात गर्दिश कर रही थी कि आखिर सस्सी के साथ ये सब क्या किसने होगा। सोच सोचकर वो थक गया। दर्द से उसका सिर फटने वाला हो गया, लेकिन फिर भी कोई सिरा उसके हाथ नहीं आया। वो सिर झुकाए गहरी सोच में गुम था। उसके लबों पर सस्सी की सेहत याबी की दुआएं थीं। इस सारे वाक़ये का अभी तक किसी को भी इल्म नहीं था और न ही वो किसी को पता लगने देना चाहता था। इतना टाइम गुजर गया था इसे वहाँ बेचैनी से टहलते हुए। अभी तक डॉक्टर ज़ारा और नर्सेज में से कोई बाहर नहीं आया। इसकी परेशानी और बेचैनी मज़ीद बढ़ गई, लेकिन फिर भी वो खुद से लापरवाह बना कॉरिडोर के कोई सौ चक्कर लगा चुका था। कपड़ों पर लगे जाबजा सस्सी के खून के निशानात भी अब जम चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी नज़रें इमरजेंसी रूम की तरफ ही थीं। आखिरकार उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई। जब डॉक्टर ज़ारा बाहर आए तो वो जल्दी से भागकर इनकी तरफ गया। सस्सी कैसी है? डोंट वरी आतिश बलूच, पेशेंट अब ख़तरे से बाहर है, मगर उसकी हालत बहुत बुरी है। कुछ देर के लिए होश में आई थी, बहुत चीख चला रही थी खूफ से, और आपको शायद पता नहीं कि ऐसे केसेस में लड़कियां कम ही बच पाती हैं, और अगर बच जाएं तो उस करबनाक वाक़या को याद करके तल तल मरती हैं। उनकी मेंटल कंडीशन भी अबतर हो सकती है। बार बार वही सब याद करके उन्हें ठीक होने में अभी कम इज़ कम एक हफ्ता तो लगेगा। अभी हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। डॉक्टर ज़ारा ने उसे तफसील से आगाह किया। डॉक्टर, किया मैं सस्सी से मिल सकता हूँ? इसने दिल ही दिल में अपने खुदा का शक्र अदा करते हुए पूछा। आयस पेशेंट अभी होश में नहीं हैं, आपके मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन्होंने बताया। लेकिन मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। इसकी बेकरारी को देखकर डॉक्टर ज़ारा को अचंभा हुआ। पेशेंट आपकी? वो मेरी इज्जत है डॉक्टर, इसने बात काटकर तेज़ी से बताया। वो बहुत बेताब था सस्सी को सलामत देखने के लिए। आतिश, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पेशेंट अब ख़तरे से बाहर है। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन उनको कुछ दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। ज़ख्मों की वजह से किसी वक्त भी उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। तभी डॉक्टर वहाज भी वार्ड से बाहर आए। यूनिवर्सिटी के दौर से ही वो यारम बलूच को जानता था। इनकी अच्छी दोस्ती थी। आतिश से भी वो यारम के साथ एक दो बार पहले मिल चुका था। उसे वो बहुत अच्छा लगा था। उसे इतना परेशान देखकर डॉक्टर वहाज भी दुखी हो गए। सरदार फलक बलूच की डेड बॉडी पुलिस वालों ने हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करवाने के बाद हवेली पहुंचा दी। हवेली में इस वक्त आह व बका का तूफान बरपा था। आतिश बलूच, जो शहर के हॉस्पिटल में मौजूद था, उसे यकलख्त ख्याल आया कि वो घर कॉल करके इतला कर दे कि आज वो किसी वजह से घर वापस नहीं आ पाएगा। इसने अपनी जीन्स की पॉकेट में से
ठडोल कर अपना मोबाइल निकाल लिया, लेकिन जैसे ही उसे ऑन किया वो बिल्कुल डेड हो चुका था। बारिश का पानी इसमें पड़ने की वजह से वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मुझे एक कॉल करनी है, इसने रिसेप्शन पे मौजूद रिसेप्शनिस्ट से कहा। जी कर लें, उसने फ़ोन का रख उसकी तरफ किया। आतिश बलूच ने डायल पैड से यारम बलूच का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ये भाई सा को क्या हुआ, कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे? पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। उसने खुद कलामी की। उसने हाथ बलूच का नंबर मिलाया। तीसरी बेल पे कॉल रिसीव कर ली गई। भाई सा, आज मैं किसी वजह से हवेली नहीं आ पाऊंगा, आतिश बलूच ने छोड़ते ही कहा। तुम्हें आज वापस आना ही होगा आतिश, अगर आज वापस नहीं आए तो उनका आखिरी दीदार करने से महरूम रह जाओगे। हाथ बलूच की गम में डूबी हुई नम आवाज़ सुनकर आतिश बलूच दहल कर रह गया। क्या कह रहे हैं आप? अगर अपने बाबा की मीयत को कांधा देना चाहते हो तो लौट आओ जहाँ भी हो, वो फिर से गमज़दा लहजे में बोला। आतिश बलूच को लगा कि इस मौसम में या तो इसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, सिग्नल्स प्रॉब्लम की वजह से, या फिर हाथ से बोलने में कुछ गलती हो रही है। इसे अपनी समाअत पे यकीन करना दूभर हुआ। मुझे ठीक से बताएं भाई साहब, इस बार आतिश बलूच ऊंची आवाज़ में चलाया। आतिश, हमारे बाबा हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हमसे बहुत दूर चले गए हैं, इतनी दूर कि उन्हें वहाँ से कोई वापस नहीं ला सकता। आतिश, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हाथ फ़ोन पे दूसरी तरफ शिद्दती करब से बलबलाते हुए चीखा। हैरत के मारे आतिश बलूच के हाथों से क्रेडल छोड़कर रिसेप्शन के टेबल पे ठाह की आवाज़ से गिरा। रिसेप्शनिस्ट ने चौंक कर इसे देखा, जो अभी कुछ देर पहले तो बिल्कुल नॉर्मल था और अब शिकस्ता वजूद लिए अल्टे कदमों से चलता हुआ दीवार से जा लगा। इसके सर पे तो एक साथ गमों के पहाड़ टूट पड़े। उसने फलक बलूच के होते हुए ज़िंदगी में कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं किया था। वो इसके कहने से पहले ही इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे। उसने आसौदा ज़िंदगी गुजारी थी। आज पहली बार उसे मसाइब का सामना करना पड़ा था, और वो भी इतने बड़े मसाइब कि उसे अपना आप टूटता हुआ लगा। अभी तो पहली मोहब्बत का पहला मीठा सरूर भी उसने अच्छे से महसूस नहीं किया था कि पहले कदम पे ही उसे ऐसा धचका लगा कि वो खुद को संभाल नहीं पाया था कि एक और बाप की मौत की खबर ने उसके रहे सहे अवसान भी खता कर दिए। दिल कर रहा था किसी खाली जगह जाकर ऐसी धाड़े मार मार कर रोए कि ज़मीन व आसमान भी कांप जाएं। ज़बैदा रात गए तक सस्सी के घर आने का इंतज़ार करती रही। बिलाखिर वो खांसी से हानिपते कानिपते हुए हवेली की दहलीज पे पहुंची, मगर वहाँ तो लोगों का तांता बंधा था। अंदर से मातम की सदाएं आ रही थीं। ज़बैदा पहले ही सस्सी को लेकर परेशान थी, मगर यहाँ तो कुछ अनहोना देखकर और भी उलझ गई। वो हिम्मत किए अंदर दाखिल हुई तो पता चला कि फलक बलूच को नागहानी मौत के घाट उतार दिया गया था। वो बहुत रंजीदा हुई उनकी मौत का सुनकर। सरदार फलक बलूच का अपने मुलाजमीन के साथ और हर फर्द के साथ रवैया बहुत अच्छा था, इसलिए सब दिखी थे। बीबी जी, आपको पता है सस्सी कहाँ है? कब यहाँ से निकली? अभी तक वो घर नहीं पहुँची। ज़बैदा ने सहमी हुई चाहत से पूछा। उसने भेगी आंखों से नफ़ी में सर हिलाया तो ज़बीदा दिल महसूस कर रह गई। वो हवेली से निकलकर वापस मोहल्ले की तरफ आई। उसकी सहेलियों के घर का दरवाज़ा खटखटाया। सबसे उसके बारे में पूछा, मगर कहीं से उसका कोई अता पता नहीं मिला। वो सारी रात यूं ही गलियों में मारी मारी फिरती रही उसे ढूंढने के लिए। डॉक्टर ज़ारा, क्या मैं सस्सी को यहाँ रख सकता हूँ? मेरी मजबूरी थी उन्हें यहाँ लाना, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर, क्या आप मेरी वापसी तक सस्सी की जिम्मेदारी कबूल करेंगी? आतिश बलूच ने नम आंखों से उन्हें देखते हुए पूछा। क्या हुआ आतिश? कोई मसला है तो बताओ, मुझे अपनी बहनों की तरह ही समझो। डॉक्टर ज़ारा ने यारम बलूच को मद्देनज़र रखते हुए आतिश से भी प्यार भरे अंदाज में बात की। डॉक्टर ज़ारा मेरे बाबा साएं इस दुनिया में नहीं रहे, वो रंजीदा लहजे में बोला। डॉक्टर ज़ारा ने उसकी सरखी माइल आंखों में देखा। ऐसे लग रहा था कि वो ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुज़र रहा था, कभी भी रो पड़ेगा। डॉक्टर ज़ारा को उसकी खबर पे झटका लगा। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर आतिश, आप सस्सी की तरफ से बेफिक्र होकर जाओ, तुम जब तक वापस नहीं आते ये मेरी जिम्मेदारी है, उन्होंने उसे तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। तो आतिश ने डबडबाई हुई ममनून निगाहों से उन्हें देखा। शुक्रिया,
वो बोझल आवाज़ में कहते हुए तेज़ कदमों से लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया और जीप में बैठकर वापसी के सफ़र पर रवाना हो गया। औसल सरदार वही कहलाता है जो दो कबीलों में फूट बरकरार रखे मुंशी साहब। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज से हंसा, मगर सरदार मुंशी ने बोलने की कोशिश की। तुम हमारी चालों को कभी समझ नहीं पाओगे मुंशी। हमारे जाल में जो भी फंसता है वो सारी ज़िंदगी तड़पता रहता है, मगर कभी उससे निकल नहीं पाता। वो खबासत से मुस्कुराया। मुझे पता था कि फलक बलूच अपने बेटे के लिए सरदार दिलावर से इसकी बेटी का हाथ मांगने जाएगा। जैसे सालों पहले मैंने उन दोनों कबीलों के बीच दुश्मनी की कभी न मिटने वाली दीवारें खड़ी कर दी थीं, तो आज वो इतनी आसानी से अपने बच्चों का रिश्ता तय करके मेरी उन बनाई गई दीवारों को कैसे तोड़ देते। ऐसा कभी गल बलूच होने नहीं देता। वो रवनत आमेज़ अंदाज में बोला। मेरी नज़र थी अनाया पे। मैंने फलक बलूच से रिश्ता मांगा था उसका, मगर वो कमीना दिलावर बलूच उसे भगा कर ले गया। मुझे लगा था कि फलक बलूच गीरत में आकर इस दिलावर को कत्ल कर देगा, मगर वो ठहरा अमन का हामी। वो तो अपनी बहन को खुश देखकर मुतमईन हो गया था, मगर मेरे सीने की आग कैसे ठंडी होती अपनी मोहब्बत को दिलावर बलूच के पहलों में देखकर। मैंने फसाद की जड़ अपनी मोहब्बत अनाया को ही ख़त्म कर दिया अपने उन हाथों से। वो अपने हाथों को देखकर करब से बोला, फिर अचानक कहका लगाकर हंस दिया। मुंशी को वो इस वक्त कोई पागल ही लगा था। ऐसे करते हुए दिलावर का बहनोई मेरे रास्ते में खड़ा था, अनाया पे निशाना लगने नहीं दे रहा था, तो पहले मैंने उसका काम तमाम किया। फिर अनाया पे भी गोली मैंने चलाई और दिलावर बलूच ने सोचा कि गोली फलक बलूच ने चलाई, अपनी बहन को गीरत के नाम पर कत्ल कर दिया। हाँ हाँ हाँ, वो इस्तेज़ाइया अंदाज से कहकहा लगाते हुए हंसा। मैंने सरदार फलक बलूच को कत्ल करके जो एक नई आग भड़काई है न इन दोनों कबीलों के बीच, देखना वो आग कैसे भड़ककर आतिश फिशां का रूप धारती है। तुम हमारे ख़ास बंदे हो जो हमेशा हमें दोनों कबीलों की खबरें देते रहे और हम अपने दुश्मनों को मिटाते रहे। ये लो तुम्हारा इनाम। गल बलूच ने नीले कड़कते हुए नोटों की गड्डी इसकी तरफ फेंकी। शुक्रिया सरदार। वो नोटों की गड्डी को चौम कर जेब में डालते हुए कमींगी से मुस्कुराया। सरदार फलक बलूच की मौत की खबर ने गोश्त में अब क़यामत बरपा कर दी थी। जर्श बलूच अपने शौहर की मौत का गम सह नहीं पाई थीं और गहरे सदमे में चली गई थीं। यारम बलूच और हाद और आतिश तीनों उनकी मौत की वजह से गम से नढाल थे, मगर बदले और गुस्से की शदीद लहर उनके तन बदन में दौड़ रही थी। हवेली में भी ताज़ियत के लिए गांव के लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। हर आँख उनकी बेगनाह और अचानक मौत पर इश्क बार थी। सरदार फलक बलूच की मौत को 8 रोज़ हो गए थे। पंचायत बैठ चुकी थी, इसमें सब सरकर्दा अफराद शामिल थे। पिछले 10 मिनट से जरगे में जमा सब लोग यारम बलूच का इंतज़ार कर रहे थे। अमेरिका से वापस आते ही उसकी दस्तारबंदी की महफिल सजाई गई और उसे सरदार बनाया गया। सरदार फलक बलूच ने उसकी रग रग में सरदारी भर दी थी। एक धूल उड़ाती हुई कई गाड़ियां और जीपें गांव के पंडाल में आकर रखीं। पहले तमाम मुसल्लह गार्ड्स उतरे, फिर दरवाज़ा खोला तो उसमें से 30 साला नौजवान यारम बलूच लिट्ठे के सफ़ेद कड़कड़ाते शलवार कमीज़ में मलबूस, शानों पे सियाह शाल ओढ़े, सर पे दस्तार बांधे पूरे जाहवो जलाल के साथ बाहर निकला। इसके चेहरे पर बिला के सर्द तासरात थे, घनी मूंछों तले अनाबी लब बाहम पेवस्त थे। बाप की जदाई के हुज़्न व मलाल के तासरात इसके चेहरे से छलक रहे थे। दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर हाद बलूच और आतिश बलूच भी इसकी तकलीद में बाहर निकले। यारम बलूच एक एक कदम ऐसे उठाता हुआ चलकर उनकी तरफ आ रहा था जैसे ज़मीन पर एहसान कर रहा था। सब इसकी ज़ेर कर देने वाली बाराब शख्सियत से मरहूब दिखाई दे रहे थे। ये कोई इन तीनों भाइयों से पूछता कि वो कैसे दिन रात बदले की आग में जल रहे थे। वो ताकतूर थे, लेकिन मुकाबिल गरवा भी कोई कम ताकतूर नहीं था। मुकाबला टकर का था। सब अपनी अपनी नशस्तें संभाल चुके थे। यारम बलूच जाह वो जलाल समेत वहाँ विराजमान हुआ। कमीज़ के किफ फोल्ड किए टांग पर टांग चढ़ाए वो सब पे छाया हुआ था। सब की नज़रें इससे होते हुए सरपंच की तरफ गई थीं। सरदार दिलावर बलूच और सरदार यारम बलूच, यहाँ हम सब सरपंच सुलह की कोई सूरत निकालने के लिए उकठा हुए हैं। हम नहीं चाहते कि मज़ीद कोई खून खराबा हो। इस बात को सुलह सफाई से ख़त्म किया जाए। वो ठहरे हुए अंदाज में बोले,
ये सालों पुरानी दुश्मनी को यहीं ख़त्म कर दो। हमारी तरफ से दुश्मनी ख़त्म थी, मेरे बाबा साईं की जान लेकर इसने फिर से दुश्मनी की शुरुआत की है। मैं कितई उसे माफ़ नहीं करूँगा। मेरा दिल तो करता है भरे मजमे में उसकी जान ले लूँ, तभी मेरे कलीजे में लगी आग बुझेगी। हाथ बलूच अपने सामने दिलावर बलूच को देखकर तेश में आकर खड़े होते हुए गराया, सरदार उसे खामोश करवाएं। ये पंचायत के फैसले में मत बोले। पंचायत के एक मुअज़्ज़ज़ अधेड़ उम्र शख्स ने तीखे लहजे में कहा। हाथ यारम बलूच ने उसे बैठने का इशारा किया। हाथ बलूच खुद के गुस्से को जब्त करने के लिए अपनी मुट्ठी को ज़ोर से भींच लिया। मेरा दिल भी यही कर रहा है, इस कमीने को शॉर्ट कर दूं, ज़्यादा से ज़्यादा किया होगा, सज़ाए मौत हो जाएगी, मगर मरने से पहले इस कातिल को अपने हाथों से मारकर अपने बाबा की तड़पती हुई रूह को सुकून तो पहुंचा सकूंगा। आतिश बलूच की पेशानी की रगें फूलने लगें। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर हाथ को देखते हुए बोला। दोनों सामने बैठे दिलावर बलूच को तीखे चतूनों से घूर रहे थे। दिलावर बलूच का कहना है कि उसने फलक बलूच का कत्ल नहीं किया, लेकिन वहाँ कबीले के लोगों ने शमशीर और दिलावर को फलक बलूच पे गोली चलाते देखा है। सब गवाहान ने इसके खिलाफ गवाही दी है, तो कायदे से सरदार दिलावर को ही गुनहगार माना जाएगा। सरदार दिलावर तुम्हें फलक बलूच के कत्ल के बदले मना मांगी कीमत देने को तैयार है। जरगे के सरदार ने यारम बलूच से कहा। रात को ही फलक बलूच के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी। एक गोली उनके सीने पे लगी थी, जो शमशीर बलूच की बंदूक से निकली थी, मगर दूसरी गोली जो उनकी कनपटी में लगी, जिससे उनकी आंख भी ज़ाये हो गई थी और उन्होंने मौका पे दम तोड़ दिया था, वो गोली सामने से नहीं दाएं तरफ से चलाई गई थी। जबकि मौका पे मौजूद कबाइल के लोगों ने बताया कि जाए हादसा पे शमशीर बलूच और दिलावर बलूच सामने खड़े थे। सोचने वाली बात यह थी कि साइड से गोली किसने चलाई। रात से यही सोच सोच कर यारम बलूच गुस्से से आग बगूला हुआ जा रहा था। उसे किसी तौर चीन नहीं मिल रहा था। आखिर कौन था इसके वालिद की मौत का असल जिम्मेदार? वो जान चुका था कि सरदार दिलावर बलूच ने वो दूसरी गोली नहीं चलाई, लेकिन उसके अंदर भी सरदारों का खून दौड़ता था। मौका से फ़ायदा कैसे उठाया जाए वो बखूबी जानता था। इसके मास्टरमाइंड में एक ख्याल बजली की तरह कौंधा और इसने इस ख्याल पे अमल दरामद करने का फ़ैसला किया। मुझे खून बहा में दिलावर बलूच की बेटी चाहिए। अचानक से यारम बलूच ने कहा तो मुकाबिल के कबीले से सरदार दिलावर बलूच तेश में आकर खड़ा हो गया। हाथ बलूच और आतिश बलूच ने हैरत अंगेज़ नज़रों से अपने बड़े भाई को देखा कि आखिरकार वो ऐसा फ़ैसला कर कैसे सकता है। बकवास बंद कर बड़ा आया नया सरदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम भी लेने की? सरदार दिलावर बलूच गुस्सीले अंदाज में यारम बलूच पर हमले के लिए आगे बढ़ा ही था। हाथ और आतिश उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। सरदार दिलावर बलूच के आदमियों ने भी बंदूकें तान लीं उन पर। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, हम यहाँ कत्ल व गारत गरी के लिए उकठा नहीं हुए। जरगे के सरपंच ने बाराब आवाज़ में कहा तो सब तलमलाते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। यारम बलूच अपने खूबरो चेहरे पर बुला के पथरीले तासरात सजाए इत्मीनान से बैठा था। वो जानता था कि दिलावर बलूच के लिए उनकी बहन बेटी का जिक्र करना कैसे उनके तन बदन में आग लगाने के मुतरादिफ था। कत्ल मेरे बाबा साईं का हुआ है तो ऑप्शन रखने का हक़ भी मैं रखता हूँ। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हैं दिलावर। यारम बलूच ने बर्फीले लहजे में कहा, या तो मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपने बाप के कातिल को अपने हाथों से इस जरगे के सामने गोलियों से भून डालूं, या फिर ये अपनी बेटी मुझे खून बहा में दे। दिलावर बलूच की खून बहा में दी जाने वाली पैसों की आफ़र को ठुकराता हूँ मैं। उसका जो भी फ़ैसला हो वो जरगा मुझ तक पहुँचा दे। यारम बलूच दो टोक अंदाज में कहते हुए खड़ा हुआ। इसकी बात सुनकर जरगे में ऐसी खामोशी छाई जैसे सबको सानब सूंघ गया हो। इसके साथ हाथ बलूच और आतिश बलूच भी उठकर खड़े हो गए। अपनी जीप और गाड़ियों में बैठकर इस प्यासे रेगिस्तान की धूल उड़ाते हुए देखते ही देखते सबकी नज़रों से ओझल हो गए। इसके फैसले ने सरदार दिलावर बलूच के तन बदन में आग लगा दी थी। वो माहिए बेआब की तरह तड़प उठा, अपनी जान से प्यारी बेटी के बारे में सोचकर, जिस बेटी को उसने हमेशा सीने से लगाकर रखा और उसे हल्की सी खिराश तक न आने दी। आज वो कैसे उसे अपने हाथों से अपने ही दुश्मनों को सौंप देता। न जाने वो बदले में इसके साथ कैसा सलूक रवा रखते। यही सोच सोच कर इसकी दिमाग की शरियानें फटने लगें।
अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।